हम लोग ज्योग्राफी के 5th चैप्टर का पार्ट 2 का वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ग्रॉस प्रोफाइल पढ़ रहे थे ब्राज़ील का। जब हम लोग ग्रॉस प्रोफाइल पढ़ रहे थे ब्राज़ील का, ये ब्राज़ील की लाइन ऑफ द इक्वेटर है। जितना नज़दीक हम लोग इक्वेटर से रहेंगे उतना ज़्यादा रेनफॉल आएगा, जितना दूर इक्वेटर से रहेंगे उतना कम रेनफॉल आएगा। ज़्यादा रेनफॉल आएगा तो अच्छी वेजिटेशन मिलेगी, कम रेनफॉल आएगा तो कम वेजिटेशन मिलेगी। इक्वेटर के सबसे पास हम लोग देखते हैं गुआना आइलैंड है। यहाँ पे इतना रेनफॉल है कि वहाँ पे रेनफॉल का दलदल है, तो वहाँ पे तुम्हें कोई वेजिटेशन नहीं मिलता है एंड वहाँ पे हम जा ही नहीं सकते। जितना इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, पहला था गुआना आइलैंड, उसके बाद आता है अमेज़न बेसिन। अमेज़न बेसिन के आगे पराना बेसिन, उससे दूर जाएंगे तो ब्राज़ील आइलैंड और सबसे ज़्यादा दूर पैम्पास। इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, पहला हमें मिलता है गुआना आइलैंड, फिर अमेज़न बेसिन, और दूर जाएंगे तो पराना बेसिन, इक्वेटर से और दूर जाएंगे तो ब्राज़ील आइलैंड और सबसे ज़्यादा दूर जाएंगे तो पैम्पास। अमेज़न बेसिन में तुम्हें रेनफॉल मिलेगा 2000 मिलीमीटर का। अमेज़न बेसिन में तुम्हें रेनफॉल मिलेगा 2000 मिलीमीटर का, और यहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलेगा वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। अमेज़न बेसिन में रेनफॉल 2000 मिलीमीटर, फॉरेस्ट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। जैसे हम लोग जाएंगे मोर अवे फ्रॉम द इक्वेटर तो रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगा और 2000 से रेनफॉल हो जाएगा 1500 मिलीमीटर पराना बेसिन में। जैसे हम लोग और दूर जाएंगे टूवर्ड्स द ब्राज़ीलियन हाईलैंड तो रेनफॉल डिक्रीज़ हो जाएगा और डिक्रीज़ होके 600 मिलीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलता है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अमेज़न बेसिन में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, पराना बेसिन में डेसिडियस फॉरेस्ट, ब्राज़ील हाईलैंड में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और जब एकदम दूर जाएंगे तो वेजिटेशन भी रिड्यूस हो जाएगा, वेजिटेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट में जितना वेजिटेशन था, वेजिटेशन एवरग्रीन फॉरेस्ट तुम्हें अमेज़न बेसिन में मिलेगा, डेसिडियस फॉरेस्ट पराना में मिलेगा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ब्राज़ील हाईलैंड में मिलेगा, और पैम्पास में तुम्हें टेम्परेट ग्रासलैंड मिलेगा। पैम्पास में क्या मिलेगा? टेम्परेट ग्रासलैंड मिलेगा। गुआना हाईलैंड जो इक्वेटर से नज़दीक है, इक्वेटर से थोड़ा दूर अमेज़न बेसिन, और दूर पराना बेसिन, और दूर ब्राज़ील हाईलैंड, और दूर पैम्पास। यहाँ पे तुम्हें देखना है अमेज़न बेसिन में 2000 मिलीमीटर का रेनफॉल है, और यहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलेगा वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मिलेगा। गुआना हाईलैंड में रेनफॉल 1600 है, लेकिन जो फॉरेस्ट मिलता है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। पराना बेसिन में रेनफॉल 1500, फॉरेस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ब्राज़ील हाईलैंड में रेनफॉल 600, फॉरेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। ओके, हम लोग आगे जाते हैं। ये ग्रॉस प्रोफाइल था। एवरग्रीन फॉरेस्ट तुम्हें वहाँ मिलेगा जहाँ पे इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। और थ्रू आउट द ईयर किधर रेन होता है बोलो? थ्रू आउट द ईयर तुम्हारे अमेज़न बेसिन्स में रेन होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा? जहाँ पे इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। इक्वेटोरियल रीजन्स में, जो तुम्हारा कौन सा रीजन्स है? इक्वेटोरियल रीजन जो तुम्हारा अमेज़न बेसिन का रीजन है, जो चीज़ इक्वेटर के पास है, वो रेन करता है वहाँ पे एवरी डे शाम को, एवरी डे इन द इवनिंग को रेन करता है 4 बजे। इसलिए इक्वेटोरियल रीजन्स को 4 o'clock शार्प्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 o'clock शार्प्स। इक्वेटोरियल रीजन में हर रोज़ शाम के 4 बजे रेनफॉल होता है। इट रेन्स एवरी डे इन द इवनिंग, तो इसलिए वहाँ पे 4 o'clock शार्प्स भी कहते हैं। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें वहाँ मिलेंगे जहाँ पे इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। इक्वेटोरियल रीजन को 4 o'clock शार्प्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं 4 o'clock शार्प्स? बिकॉज वहाँ पे इट रेन्स एवरी डे इन द इवनिंग।
एवरग्रीन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। वाई इज एवरग्रीन फॉरेस्ट कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड? ये एवरग्रीन फॉरेस्ट को ब्राज़ीलियन फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो वाई इज ब्राज़ीलियन फॉरेस्ट कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड? एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, पॉज करना, क्वेश्चन लिखना, फिर आंसर लिखना। वाई इज एवरग्रीन फॉरेस्ट कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड? या वाई इज ब्राज़ीलियन फॉरेस्ट कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड? तो कहते हैं यहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील, there is large amount of oxygen that is released in the environment. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट वो रेन फॉरेस्ट है जहाँ पे 24/7 बारिश आती है। 24/7 बारिश आती है तो वहाँ पे बहुत सारे झाड़ होते हैं, तो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज़ होता है इन दी इन्वायरमेंट। बहुत सारे झाड़ होते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज़ होता है इन इन्वायरमेंट। इससे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल रिड्यूस हो जाता है। इसके लिए ये रेन फॉरेस्ट को कहते हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पे मिलता है जहाँ पे 24/7 रेन करता है, इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। ब्राज़ीलियन रेन फॉरेस्ट में इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर, तो यहाँ पे सारे फॉरेस्ट अक्खा टाइम एवरग्रीन रहते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज़ होता है इन द इन्वायरमेंट। फुल टाइम यहाँ पे रेन होता है तो अक्खा टाइम यहाँ पे हरियाली रहती है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज़ होता है इन द इन्वायरमेंट। ये रिड्यूस कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल। इसके लिए ये रेन फॉरेस्ट को हम लोग कहते हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट में तुम्हें कौन से ट्रीज़ मिलते हैं? तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स या ब्राज़ील की एवरग्रीन फॉरेस्ट में तुम्हें कौन से ट्रीज़ मिलते हैं? पाउ ब्राज़ील, जो ब्राज़ील का लोकली वुडेड ट्री है। और तुम्हें कौन सा ट्री मिलता है? रबर। कौन सा ट्री मिलता है ब्राज़ील में? रबर। ब्राज़ील में और कौन सा ट्री मिलता है? महागोनी, रोज़वुड। और तुम्हें मिलता है वैरायटी ऑफ ऑर्चिड्स इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में कौन से तरीके के ट्रीज़ मिलेंगे तुम्हें? ब्राज़ील में कौन से तरीके के ट्रीज़ मिलेंगे? नेम द ट्रीज़ फाउंड इन ब्राज़ील। पहला पाउ ब्राज़ील, जो उसका लोकली वुडेड ट्री है। नेक्स्ट ट्री दैट यू फाइंड इज़ द रबर ट्री। तीसरा महागोनी, चौथा रोज़वुड, और पांचवा तुम्हें मिलेगा वैरायटी ऑफ ऑर्किड्स इन ब्राज़ील। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज दैट इज़ फाउंड इन ब्राज़ील। पहला पाउ ब्राज़ील, जो वहाँ का लोकली वुडेड ट्री है। सेकेंड रबर, थर्ड महागोनी, फोर्थ रोज़वुड, एंड फिफ्थ you find a variety of orchids in Brazil. Next question, name the different types of forest that is found in India. इंडिया में किस तरीके के फॉरेस्ट मिलता है? ये पहला एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो 24/7 हरा भरा रहता है। सेकेंड डेसीडियस फॉरेस्ट, जो कभी सूखता है और कभी ग्रीन रहता है। थर्ड थॉर्नी श्रब फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। पहला हम लोग ने बोले एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड है डेसीडियस फॉरेस्ट, थर्ड है थॉर्नी श्रब फॉरेस्ट, फोर्थ है हिमालयन फॉरेस्ट, और लास्ट है कोस्टल फॉरेस्ट। ये 5 तरीके के फॉरेस्ट तुम्हें इंडिया में मिलते हैं। नेम द टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट आर फाउंड इन इंडिया। पहला evergreen forests, second deciduous forests, third thorny shrubs, fourth Himalayan forest, and 5 coastal forests. Name the types of forests found in India. First evergreen forest, second deciduous forest, third thorny shrubs, fourth Himalayan forest, or fifth coastal forest. Why does deciduous forest occupy most of India? इंडिया में deciduous forest क्यों मिलता है?
क्या इंडिया में 24/7 रेन होता है, पूरा साल रेन होता है? नहीं होता है। तो इंडिया में 4 महीना रेन होता है। तो इंडिया में अगर पूरा साल नहीं रेन होएगा तो हमें डेसीडियस फॉरेस्ट मिलेगा। क्वेश्चन है, व्हाई डज डेसीडियस फॉरेस्ट ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ इंडिया? तो कहते हैं रीजन्स जहाँ पे रेनफॉल मिलता है 1000 से 2000, वहाँ पे डेसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। डेसीडियस फॉरेस्ट किधर मिलते हैं? डेसीडियस फॉरेस्ट हमें उन रीजन्स में मिलते हैं जहाँ पे रेनफॉल होता है बिटवीन 1000 मिलीमीटर टू 2000 मिलीमीटर। तो जो रीजन्स विच रिसीव रेनफॉल बिटवीन 1000 मिलीमीटर टू 2000 मिलीमीटर, वहाँ पे डेसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड। ठीक है। ड्राई सीजन्स के अंदर ट्रीज अपने लीव्स को गिरा देते हैं, शेड कर देते हैं उनके लीव्स को, ताकि वाटर लूज ना हो जाए ड्यू टू इवेपोरेशन। पानी जो है वो इवेपोरेशन सोख लेता है। ड्राई सीजन्स के अंदर ट्रीज अपने लीव्स को छोड़ देते हैं ताकि पानी ना खो जाए। फॉर एग्जाम्पल टीक, बैम्बू, बैनियन, ओके, पीपल, ये लोग अपने ट्रीज को ये लोग अपने लीव्स को ड्राई सीजन में शेड कर देते हैं ताकि वाटर लूज ना हो जाए। इन मोस्ट इंडिया के अंदर अमाउंट ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर है। इसके लिए डेसीडियस टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑक्यूपाई करता है मोस्ट ऑफ इंडिया। Why is deciduous type of forests occupy most of India? तो पहले बोलने का, जो रीजन्स में रेनफॉल है बिटवीन 1000 टू 2000 मिलीमीटर, वहाँ पे हमें डेसीडियस फॉरेस्ट मिलता है। डेसीडियस फॉरेस्ट क्या करते हैं? ड्राई सीजन्स में अपने लीव्स को छोड़ देते हैं ताकि वाटर लूज ना हो जाए ड्यू टू इवेपोरेशन। ड्राई सीजन में ट्रीज अपने लीव्स को शेड कर देते हैं ताकि वाटर लूज ना हो जाए ड्यू टू इवेपोरेशन। फॉर एग्जाम्पल टीक है, बैम्बू है, बैनियन है या पीपल है, ये लोग अपने ट्रीज जो है अपने लीव्स को शेड कर देते हैं सो दैट वाटर इज़ नॉट लॉस्ट ड्यू टू इवेपोरेशन। ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंडिया में हमारे को रेनफॉल मिलता है 1000 टू 2000। इसके लिए हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? डेसीडियस टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑक्यूपाई करता है मोस्ट ऑफ इंडिया। पॉज करेंगे, आंसर लिखेंगे, लिखने के बाद में रिपीट करेंगे, लर्न करेंगे, फिर टेकअप देंगे। आई प्रोसीड आगे। ये मेरा मैप है, मैप रीडिंग कर रहे हैं हम लोग। मैप रीडिंग देखते हैं। विच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न स्नो कैप्ड रीजन? ये रीजन जो होता है वो नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। वेस्टर्न स्नो कैप्ड रीजन, वेस्टर्न स्नो कैप्ड रीजन में तुम्हें कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? ये वेस्टर्न स्नो कैप रीजन है, तो यहाँ पे तुम्हें हिमालयन फॉरेस्ट मिलेंगे। कौन सा फॉरेस्ट मिल रहा है? देखो हिमालयन फॉरेस्ट। कौन सा कलर है? देखो सेम कलर है। ये हिमालयन फॉरेस्ट का कलर, ये हिमालयन फॉरेस्ट का कलर। तो हिमालयन फॉरेस्ट हमें मिलते हैं इन वेस्टर्न स्नो कैप्ड रीजन। ये देखो, ये कलर और हिमालयन फॉरेस्ट का कलर मैच होता है। तो हमें कौन सा फॉरेस्ट मिलता है इन वेस्टर्न स्नो कैप्ड रीजन? हिमालयन फॉरेस्ट मिलता है। आगे जाते हैं हम लोग। ये मैप है। ऑन विच कोस्ट डू यू फाइंड द कोस्टल वेजिटेशन? कोस्टल वेजिटेशन ढूंढो, किधर है कोस्टल वेजिटेशन? ये ब्लू, कोस्टल वेजिटेशन। कोस्टल वेजिटेशन तुम्हें यहाँ मिल रहा है, और तुम्हें थोड़ा सा कोस्टल वेजिटेशन यहाँ भी मिल रहा है। तो कोस्टल वेजिटेशन तुम्हें कौन से कोस्ट में मिलता है? ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। और तुम्हें ये कोस्टल वेजिटेशन कौन से कोस्ट में मिल रहा है? मेनली ये कोस्टल वेजिटेशन तुम्हें ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में मिल रहा है। लेट्स गो आगे।
विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाई द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया? मैक्सिमम एरिया हम लोग ने पीछे भी पढ़े थे, कौन सा फॉरेस्ट मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई करता है इंडिया का? ये देखो, ये लाइट ग्रीन कौन सा फॉरेस्ट है? डेसीडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। डेसीडियस फॉरेस्ट ऑक्यूपाई मैक्सिमम एरिया इन इंडिया। क्यों? वो पीछे का आंसर लिख सकते तुम लोग। डेसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन जिसको रेनफॉल मिलता है बिटवीन 1000 to 2000 मिलीमीटर। फॉर एग्जाम्पल टीक, बैम्बू, banyan, पीपल। इन मोस्ट ऑफ इंडिया एवरेज अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल कितना है? 1000 मिलीमीटर टू 2000 मिलीमीटर। इसके लिए डेसीडियस टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑक्यूपाई करता है मोस्ट ऑफ इंडिया। पॉज करेंगे और आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट, वेयर डू यू फाइंड थॉर्नी एंड श्रब वेजिटेशन एंड वाई? थॉर्नी एंड श्रब वेजिटेशन यहाँ देखेंगे क्या है। थॉर्नी वेजिटेशन किधर मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। थॉर्नी वेजिटेशन यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे और यहाँ पे थॉर्नी वेजिटेशन क्यों मिल रहा है? चलो देखेंगे। थॉर्नी एंड श्रब वेजिटेशन इज फाउंड वेयर यू रिसीव वेरी लेस रेनफॉल। जहाँ पे कम रेनफॉल रहेगा वहाँ थॉर्नी और श्रब वेजिटेशन मिलेगा, दैट इज़ लेस देन 500 मिलीमीटर। और जहाँ पे हमें ड्राई समर्स मिलेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वाई डू यू फाइंड थॉर्नी एंड श्रब वेजिटेशन? थॉर्नी एंड श्रब वेजिटेशन हमें वहाँ मिलता है जहाँ पे मुझे लेस रेनफॉल मिलता है, दैट इज़ लेस देन 500 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। और जहाँ पे हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ड्राई समर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ये तुम्हारा एक दूसरा मैप है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस। नेम द स्पीशीज शोन ऑन मैप। स्पीशीज मतलब एनिमल्स। ये एनिमल्स। कौन से एनिमल्स तुम्हें दिख रहे मैप पे? हमें दिख रहा है कॉन्डोर, एनाकोंडा, गोल्डन लायन, टैमरेन, मकाऊ। ये कॉन्डोर, ये एनाकोंडा है। गोल्डन लायन यहाँ पे, गोल्डन लायन, मकाऊ बर्ड है, ये बर्ड है मकाऊ। तो यहाँ पे तुम्हें कौन से स्पीशीज दिख रहे लर्न करना पड़ेगा तुम्हें। आगे जाते हैं। इन विच रीजन्स आर दीज एनिमल फाउंड एंड द हैबिटेट्स दैट आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट? होमवर्क, कौन से रीजन्स में एनिमल्स दिख रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉरेस्ट रीजन विथ रेफरेंस टू एक्सटेंट। होमवर्क दे रही हूँ मैं तुम लोग को, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी इसके आंसर्स। चलो आगे जाते हैं। हमें एनिमल्स को मार्क करना है मैप ऑफ इंडिया पे। ये एनिमल्स है, उनके साइंस और सिंबल्स और हैबिटेट से एनिमल को मार्क करना है। वेरी इंपॉर्टेंट मैप वर्क। बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर तुम्हें किधर दिखता है? वेस्ट बंगाल में। किधर दिखता है बंगाल टाइगर? वेस्ट बंगाल में। दूसरा किधर दिखता है? उत्तराखंड में। किधर दिखता है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में दिखेगा बंगाल टाइगर। कोई भी दो जगह मार्क कर सकते हैं। बंगाल टाइगर किधर दिखता है तुम्हारे को? प्लॉट भी करना और लिखना भी है। वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। एक मैप लेंगे, एक मैप में बंगाल टाइगर बनाएंगे। फिर तुम्हारे को बंगाल टाइगर किधर दिखता है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। एक मैप लेंगे, मैप में बंगाल टाइगर लिखेंगे और कौन से 3 जगह पे मिल रहा है। 1, बंगाल टाइगर तुमको दिखता है वेस्ट बंगाल। दूसरा किधर दिख रहा है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में, उत्तराखंड के बीच में सेंटर पे। और तीसरा तुम्हारे को किधर दिख रहा है? मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे।
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, ये लिखना है तुम्हें। पॉज करेंगे, मैप पे प्लॉट करेंगे, जगह का नाम लिखेंगे। चलो वापस से, बंगाल टाइगर किधर दिखता है बोलो? वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बीच में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। बंगाल टाइगर कहाँ दिख रहा है? वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। थर्ड लायन, नेक्स्ट मैप लेना है आपने। कहाँ दिख रहा है? झारखंड, झारखंड के कॉर्नर में। लायन कहाँ दिख रहा है? झारखंड के कॉर्नर में। गुजरात के कॉर्नर में दो कॉर्नर में दिख रहा है लायन, एक ये कॉर्नर पे भी और एक ये कॉर्नर पे भी। एक किधर दिख रहा है लायन? झारखंड, किधर दिख रहा है? झारखंड। गुजरात के 2 कॉर्नर्स पे, 1 और 2। और किधर दिख रहा है? राजस्थान के कॉर्नर पे, राजस्थान के कॉर्नर पे और मध्य प्रदेश को एक्सटेंड हो रहा है। तुम्हें कोई भी 2 जगह ना याद रखना है, कोई भी 2 जगह याद रखना है तुम्हें। चलो वापस से देखेंगे, किधर दिख रहा है हमें? लायन, झारखंड, गुजरात के 2 कॉर्नर्स पे, राजस्थान का एक बॉटम वाला कॉर्नर उसके ऊपर, और मध्य प्रदेश के टॉप साइड पे तुम्हें लायन दिख रहा है। वापस से लायन किधर दिख रहा है? तुम्हें जगह याद रखनी पड़ेगी ये, और लिखनी भी पड़ेगी। लायन किधर दिख रहा है? झारखंड, गुजरात के 2 कॉर्नर्स पे, राजस्थान के बॉटम कॉर्नर थोड़ा ऊपर, और किधर दिख रहा है? उत्तराखंड के अपर वाले पार्ट में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड याद रखना है आपको, किधर किधर मिल रहा है। कर्नाटका, कर्नाटका के 2 पार्ट पे, कर्नाटका के कौन से पार्ट पे? 2 पार्ट पे, यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में ऊपर वाले पार्ट में, महाराष्ट्र 2 पार्ट, उसके ऊपर भी महाराष्ट्र में जा रहा है। गुजरात में, राजस्थान में, गुजरात में, राजस्थान में। एक और बार देखेंगे, महाराष्ट्र में 3, गुजरात के ऊपर वाले पार्ट में, और राजस्थान में ये 3 जगह पे। पॉज करेंगे, प्लॉट करेंगे, जगह के नाम लिखेंगे और फिर मेमोराइज करेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किधर दिख रहा है? कर्नाटका आंध्र प्रदेश के बीच में। एक और मिलेगा कर्नाटका में, फिर उसी के ऊपर आंध्र प्रदेश में ऊपर वाले साइड पे, महाराष्ट्र में 3, एक के ऊपर एक। फिर वहाँ से जाएगा गुजरात में ऊपर, राजस्थान में एक नीचे, उसके ऊपर और एक कॉर्नर पे। वापस से देखेंगे ग्रेट इंडियन बजर्ड किधर मिल रहा है। ग्रेट इंडियन बजर्ड कर्नाटका ऊपर, 2 कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में 3। इसे लर्न करने टाइम लगेगा, चलेगा 3-4 दिन कंटिन्यूस टेकअप देंगे तो याद हो जाएगा। गुजरात में ऊपर, राजस्थान उसके ऊपर और एक और जगह राजस्थान में। चलो वापस से देखते हैं, पहले हम लोग ने कौन सा एनिमल पढ़े थे? लायन। उससे पहले कौन सा पढ़े थे? बंगाल टाइगर। कहाँ दिखता है बंगाल टाइगर? मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर में, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। लायन कहाँ दिखेगा? झारखंड, गुजरात के 2 बॉर्डर्स पे। फिर राजस्थान, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आ जाएगा। ग्रेट इंडियन बजर्ड किधर दिख रहा है? कर्नाटका, वापस से कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर गुजरात, राजस्थान। 3 जगह पे राजस्थान। कोई भी 2 जगह परफेक्टली याद रही, नो प्रॉब्लम। गैंगेटिक डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन
गैंगेटिक डॉल्फिन किधर मिल रहा है देखेंगे, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक और चीज़ थी, क्या थी वेस्ट बंगाल में एक और चीज़, याद करो। लायन नहीं था, क्या था वेस्ट बंगाल में एक और चीज़, बंगाल टाइगर। वेस्ट बंगाल में एक और चीज़ थी, बंगाल टाइगर। फिर हम लोग ने कहा था ग्रेट इंडियन बजर्ड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। अब जाएंगे गैंगेटिक डॉल्फिन, वेस्ट बंगाल, दोनों भी वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल से एक्सटेंड होते हुए ये जा रहा है यूपी में, यूपी में एक्सटेंड हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है उत्तराखंड की तरफ। वेस्ट बंगाल, यूपी, वेस्ट बंगाल, यूपी, गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन किधर बोलो, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, यूपी। हर मैप पे एक एनिमल, हर मैप पे एक एनिमल। ऑलिव रिडली टर्टल, ऑलिव रिडली टर्टल कहाँ मिलता है, ऑलिव रिडली टर्टल, ओडिशा, 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 ऑलिव रिडली टर्टल, ऑलिव रिडली टर्टल, ओडिशा। एलिगेटर्स, एलिगेटर्स कहाँ मिल रहा है, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। एलिगेटर्स कहाँ मिल रहा है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। किधर मिल रहा है बोलो, एलिगेटर्स, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। एलिगेटर्स एक मैप पे एक और प्लॉट करना है, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। वन हॉर्न्ड राइनो, एक सींग वाला राइनो, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, एक सींग वाला राइनो, उत्तर प्रदेश, आसाम, एक सींग वाला राइनो। वन हॉर्स्ड राइनो, उत्तर प्रदेश, आसाम। वन हॉर्स्ड राइनो, उत्तर प्रदेश, आसाम। एक मैप पे एक एनिमल प्लॉट करना है, लिखना है, नेम्स लर्न करने हैं कि किधर कौन सा एनिमल मिलता है। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कहाँ मिलता है, गुजरात, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप आइलैंड। ये कौन सी जगह पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ये कोस्ट पे मिलता है। क्रोकोडाइल नदी पर ही मिलेगा, ओके। क्रोकोडाइल किधर मिलेगा, नदी पर ही मिलेगा। देखते क्या, क्रोकोडाइल नदी पे मिलेगा। हम लोग याद रखते लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, महाराष्ट्र, गुजरात। एंड ये तुमको 3 कोस्ट याद रखने तो याद रखो, नहीं याद रखने तो मत याद रखो, मत याद रखो। क्रोकोडाइल, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, महाराष्ट्र, गुजरात। जिसको याद रखने वो रख सकते हैं। क्रोकोडाइल, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, महाराष्ट्र लेकिन कोस्ट के पास, और 4th गुजरात लेकिन कोस्ट के पास, ये याद रखना। स्वैम्प डियर, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। स्वैम्प डियर बेसिकली सब जगह पे मिलता है, छत्तीसगढ़। स्वैम्प डियर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। स्वैम्प डियर, बोलो। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। स्वैम्प डियर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सब जगह मिलता है। तुम 2-3 नाम याद रखेंगे, बहुत हो गया। नीलगिरी ताहरगोट, नीलगिरी ताहरगोट, कर्नाटका, केरला। नीलगिरी ताहरगोट, कर्नाटका, केरला। इसको मैप में प्लॉट करना, जगह का नाम लिखना, लर्न करना, टेकअप देना। आई रिपीट, मैप में प्लॉट करना, जगह का नाम लिखना, लर्न करना, टेकअप देना। आगे जाते, गिव ज्योग्राफिकल रीजन्स। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। ये ब्राज़ील का नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है। तो कहते हैं जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील है ना, वहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल नियरली 2000 मिलीमीटर है, ज़्यादा रेनफॉल है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील यानी ब्राज़ील का ऊपरी हिस्सा, ये कवर्ड है बाय डेंस फॉरेस्ट। कहते हैं जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील है ना, यहाँ पे अमाउंट ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल नियरली 2000 मिलीमीटर्स है। कितना एवरेज एनुअल रेनफॉल? नियरली 2000 मिलीमीटर है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर, एनुअल एवरेज टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है। अमाउंट ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील में अमाउंट ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल है नियरली 2000 मिलीमीटर। अमाउंट ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल नियरली है 2000 मिलीमीटर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। अमाउंट ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल नियरली 2000 मिलीमीटर है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। यहाँ का एनुअल एवरेज टेम्परेचर इस रीजन का है 28 डिग्री सेल्सियस। एनुअल एवरेज टेम्परेचर इस रीजन का है 28 डिग्री सेल्सियस। इक्वेटर पास करता है थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील, और जितना नज़दीक इक्वेटर से रहेंगे उतना ज़्यादा बारिश आएगा। इक्वेटर पास करता है थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। एक और बार देखेंगे, अमाउंट ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल is nearly 2000 मिलीमीटर in the northern part of Brazil। यहाँ का एनुअल एवरेज टेम्परेचर इस रीजन का है, इट इज़ अबाउट 28 डिग्री सेल्सियस। इक्वेटर पास करता है थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। इसके लिए ये रीजन रिसीव करता है परपेंडिकुलर सनरेज थ्रू आउट द ईयर। सनरेज भी परपेंडिकुलर गिरते हैं थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू अबंडेंट सनशाइन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनशाइन है। हैवी रेनफॉल, यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल है, और यहाँ पे वेजिटेशन भी ज़्यादा ग्रो हो रहा है। वेजिटेशन के लिए 2 चीज़ चाहिए, रेनफॉल और सनशाइन। रेनफॉल और सनशाइन, तो ड्यू टू अबंडेंट सनशाइन, हैवी रेनफॉल, वेजिटेशन ग्रो करता है विथ हाई स्पीड इन दिस रीजन। तो ड्यू टू अबंडेंट सनशाइन, हैवी रेनफॉल, वेजिटेशन ग्रो होता है विथ हाई स्पीड इन दिस रीजन। ओके, लाइफ साइकिल और डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन भी हाई है इन दिस रीजन, इज ऑल्सो फाउंड टू बी हाई इन दिस रीजन। इसके लिए नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील ये कवर्ड है विथ डेंस फॉरेस्ट। इसके लिए वी से द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। एक और बार देखेंगे,
The northern part of Brazil is covered by dense forests. Amount of annual average rainfall ये nearly 2000 मिलीमीटर है in the northern part of Brazil. यहाँ का एनुअल एवरेज टेम्परेचर है अबाउट 28 डिग्री सेल्सियस. इक्वेटर पास करता है थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील. इसके लिए दिस रीजन रिसीव्स परपेंडिकुलर सनरेज थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू अबंडेंट सनशाइन. हैवी रेनफॉल वेजिटेशन ग्रो करता है विथ हाई स्पीड इन दिस रीजन. ओके, लाइफ साइकिल और डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन भी हाई है इन दिस रीजन. दैट इज वाई वी से द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट. पॉज, रीड, राइट, फिर आगे जाना. वापस से कह रही हूँ, पॉज करना, रीड, राइट, आगे जाना. लिखने के टाइम पे कुछ नहीं समझेगा तो रिवर्स करना, फिर से सुनना. ओके, आई विल गो आगे. वेजिटेशन इज स्कार्स इन द हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालय. हिमालयों की ऊंचाइयों पे वेजिटेशन कम है, स्कार्स कम है. हाई एल्टीट्यूड मतलब हाई हाइट्स ऑफ हिमालय. कहते हैं जो टेम्परेचर होता है ना हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालय, वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस रहता है थ्रू आउट द ईयर. जो टेम्परेचर रहता है एट दी हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालय, हिमालय की ऊंची हाइट्स पे जो टेम्परेचर रहता है वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री रहता है थ्रू आउट द ईयर. जो टेम्परेचर रहता है एट द हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालय वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर. एरिया इज ऑलमोस्ट स्नो कवर्ड फॉर मोस्ट ऑफ द डेज इन द ईयर. सारे के सारे दिन, ऑलमोस्ट सारे दिन वहाँ का जो एरिया है वो स्नो कवर्ड है, ऐसे स्नो में ढका हुआ रहता है. जो टेम्परेचर रहता है एट हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालय वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री रहता है थ्रू आउट द ईयर. एरिया जो रहता है ऑफ द हिमालय वो ऑलमोस्ट स्नो कवर्ड रहता है फॉर मोस्ट ऑफ द डेज इन द ईयर. वहाँ पे सीवियर कोल्ड रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है. ड्यू टू सीवियर कोल्ड वेजिटेशन ग्रो नहीं होता है. वेजिटेशन डू नॉट ग्रो इन द हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयाज. ड्यूरिंग समर, अब जब समर आता है तो स्नो मेल्ट होने लग जाता है, और जब स्नो मेल्ट होने लग जाता है तो थोड़े सीजनल फ्लावर्स और ट्री ग्रो होते हैं इन हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयाज. ड्यूरिंग समर स्नो मेल्ट होने लगता है और उसके इफ़ेक्ट से थोड़े सीजनल फ्लावर ट्रीज, उसके इफ़ेक्ट से क्या ग्रो होते हैं, थोड़े सीजनल फ्लावर ट्री ग्रो होता है इन द हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयाज. और ये ट्रीज एक्सटिंक्ट हो जाते, गुल हो जाते ड्यूरिंग विंटर. इसके लिए हम लोग कहते हैं कि वेजिटेशन स्कार्स है इन द हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयाज. पॉज करना, रीड करना, राइट करना. नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से रिवर्स जाके सुनना. मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ. वेजिटेशन इज स्कार्स इन दी हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयाज. तो कहते हैं टेम्परेचर जो है ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयाज ये ऑलमोस्ट 0 डिग्री रहता है थ्रू आउट द ईयर. ठीक है. एरिया स्नो कवर्ड रहता है फॉर मोस्ट ऑफ द डेज इन द ईयर. सीवियर कोल्ड की वजह से यहाँ पे वेजिटेशन ग्रो नहीं होता है. किधर नहीं ग्रो होता है, इन द हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयाज. ड्यूरिंग समर स्नो मेल्ट होने लगता है और उसके इफेक्ट से थोड़े सीजनल फ्लावर ट्री ग्रो होता है इन द हायर एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयाज. द ट्रीज आर एक्सटिंक्ट, और ये ट्रीज गुल हो जाते हैं ड्यूरिंग विंटर. इसके लिए हम लोग कहते हैं कि वेजिटेशन स्कार्स होता है इन द हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयाज. डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया. इसके साथ में मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी. अभी इतने आंसर्स लिखना,
लर्न करना, रिवाइज करना, फिर पार्ट 3 के वीडियो पे जाना। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो रिवर्स करके देखना।